सो हेलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अब तक की जितनी हमने डायूरेटिक्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी पोटाशियम वेस्टिंग थी। मतलब पोटाशियम जो है वो ल्यूमेन में आता था और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता था। लेकिन ये वाली जो ड्रग्स हैं दे आर पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स। इसमें दो टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। इनएक्ट चैनल्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। द सेकेंड वन इज़ एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। तो ये जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं ये किस पे एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स पे। क्यों? क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट्स पे ये वाले चैनल्स होते हैं, इनएक्ट चैनल्स। इनकी एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कलेक्टिंग डक्ट्स पे आएंगे। जो इनएक्ट ब्लॉकर्स हैं दैट इज़ एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, वो हैं अमाइलोराइड और ट्राइएम्पटेरिन। सेकेंड वन इज एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। इसमें कौन सी आती हैं? स्पाइरोनोलेक्टोन, एप्लेरोनॉन और पोटाशियम कैनरेनॉट्स। ये जो पोटाशियम कैनरेनॉट्स हैं इनकी 100% बायो अवेलेबिलिटी है, बट फिर भी हम सबसे फेमस कौन सी इनमें से? सबसे फेमस है स्पाइरोनोलेक्टोन। ऑलराइट, ट्राइएम्पटेरिन और अमाइलोराइड में से जो ट्राइएम्पटेरिन है उसकी शॉर्टर हाफ लाइफ है। अब सबसे पहले हम कलेक्टिंग डक्ट्स की फिजियोलॉजी नॉर्मल जो हो रहा है वहाँ पे वो बात करते हैं। सो दीज आर द इनएक्ट चैनल्स दैट इज़ एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। ये सोडियम जो है इसके थ्रू प्रिंसिपल सेल के अंदर आ रहा है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के सेल्स होते थे, एक है प्रिंसिपल सेल्स और एक है इंटरकलेटेड सेल्स। इसमें से जो प्रिंसिपल सेल्स हैं उसमें सोडियम और पोटाशियम के रीअब्जॉर्प्शन होगी, सिक्रीशन होगी, और इंटरकलेटेड में प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट का लेवल देखा जाएगा। तो अभी प्रिंसिपल सेल में हमारे इनएक्ट चैनल्स बैठे हुए हैं। अब इनएक्ट क्या करते हैं? ये सोडियम की एंट्री करवाते हैं अंदर को। इसे कौन ब्लॉक करता है? इसे ब्लॉक करते हैं हमारे ड्रग्स दैट आर अमाइलोराइड एंड ट्राइएम्पटेरिन। अब कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो नॉर्मली कितना रीअब्जॉर्प्शन करती है? ज़्यादा नहीं करती, वो 2 to 4% रीअब्जॉर्प्शन करती है। लेकिन ये एंड में है, मतलब इसके बाद कोई इसकी सोडियम के लॉस को कंपनसेट नहीं कर सकता रीअब्जॉर्ब करके। जो यहाँ पे लॉस हो गया वो हो गया, इसलिए इसका 2 to 4% जो भी है ये भी मैटर करता है। और ये जो प्रिंसिपल सेल्स हैं यही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का सेल दिया है और ये वाटर है, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। और ये किस चैनल के थ्रू हो रही है? ये हो रही है एक्वापोरिन 2 चैनल्स। दीज आर द एक्वापोरिन चैनल्स। एक्वापोरिन जो चैनल्स हैं वो किससे रेगुलेटेड होते हैं? वो होते हैं ADH से रेगुलेटेड। ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि डायूरेसिस से बचाता है। डायूरेसिस मतलब वाटर का फ्लूइड का लॉस होना यूरिन के अंदर। तो एंटी डायूरेटिक मतलब कि ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्वापोरिन्स बनाकर। ये जो ADH है ये कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है? ये करता है V2 रिसेप्टर्स पे। व्हाट आर द V2 रिसेप्टर्स? V2 इज़ वेजोप्रेसिन, क्योंकि ADH का दूसरा नाम वेजोप्रेसिन होता है, तो ये V2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। V1 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? CNS में और कार्डियोवैस्कुलर या जो भी वैस्कुलेचर है उसके अंदर। अब स्पेसिफिकली अगर हम इनएक्ट चैनल्स की बात करें तो इनएक्ट चैनल्स वो अल्फ़ा, बीटा और गामा सब यूनिट्स के बने हुए हैं। एज यू कैन सी अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये एक इनएक्ट चैनल है जो कि साइटोसोल आपको दिख रहा है। ये साइटोसोल है और ये मेम्ब्रेन के बीच में ये हमारा चैनल लगा हुआ है। इनएक्ट चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा सब यूनिट हो तो भी ये चैनल चल सकता है, सफिशिएंट है ये चैनल की एक्टिविटी के लिए। लेकिन मैक्सिमम सोडियम की जो परमिएबिलिटी है वो तब आएगी जब तीनों के तीनों साथ में को एक्सप्रेस्ड हो। अगर सिर्फ अल्फ़ा हो तो भी ये चैनल चल सकता है, लेकिन तीनों साथ में हो तो फिर सोडियम की मैक्सिमम परमिएबिलिटी बन जाती है। ऑलराइट, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम यहाँ से आया, सोडियम आया और ये चैनल्स के थ्रू सोडियम अंदर चला गया। जब कोई पॉजिटिव चीज़ अंदर जाएगी तो ल्यूमन में कंपैरेटिवली नेगेटिव ट्रांस एपिथेलियल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। नेगेटिव ट्रांस एपिथेलियल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो गया जब सोडियम अंदर चले गया। तो अब वो जो नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसकी वजह से पोटाशियम जो है वो बाहर आएगा। पोटाशियम बाहर आया और यहाँ पे प्रोटॉन्स बाहर आए। तो अब क्या होगा? पोटाशियम बाहर आ रहा है, प्रोटॉन बाहर आ रहा है, तो इसमें अब अगर हम क्या करें, अमाइलोराइड दे दें। अमाइलोराइड कौन है? इनएक्ट का ब्लॉकर है। इनएक्ट का ब्लॉकर अगर हम दे दें तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा। सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो ल्यूमन में जो नेगेटिव बना था वो नहीं बनेगा, अब वो रिलेटिवली कम नेगेटिव बनेगा, वोल्टेज जो बनी थी। तो अब क्या होगा कि पोटाशियम जो है अब वो बाहर आना नहीं चाहेगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव है ही नहीं। तो अब क्या होगा? पोटाशियम अंदर रहेगा। तो इसमें क्या हो रही है? पोटाशियम की वेस्टिंग हो रही है या पोटाशियम का सेव हो रहा है? कोई चीज़ अंदर रह रही है, तो दिस इज़ पोटाशियम सेविंग।
अब ये जो इनैक ब्लॉकर्स हैं जैसे कि अमाइलोराइड और ट्राइएमट्रीन, ये ऑर्गेनिक बेसिस हैं और ऑर्गेनिक बेसिस ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, वही ऑर्गेनिक बेस सिक्रीटरी मैकेनिज्म से जो कि पीसीटी में है। हमने पिछली बार लूप डायरेटिक्स और थायाजाइड्स में भी यही किया था कि वो लोग कैसे एंट्री लेते थे, वो लेते थे ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर से, लेकिन ये लोग क्या हैं, ऑर्गेनिक बेसिस हैं। तो ऑर्गेनिक बेसिस ट्रांसपोर्टर से ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर्स भी कहाँ पे थे, पीसीटी में थे, और ये भी कहाँ पे हैं, पीसीटी में है। तो इनकी वहीं से एंट्री होगी। ओके, नाउ इट्स यूजेस ऑफ अमाइलोराइड। सबसे पहले हम लोग इनैक की बात करें, उसके बाद एल्डोस्टेरॉन पे जाएंगे। यूजेस ऑफ अमाइलोराइड में कौन से हैं, सबसे पहले आता है लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम क्या है, ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो इनैक के चैनल्स हैं हमारे, अभी एपिथेलियल सोडियम चैनल्स हैं, वो हाइपर एक्टिव हैं। हाइपर एक्टिविटी की वजह से अब हमें चाहिए कि इनैक चैनल्स कम काम करें। तो इनैक चैनल्स को कम काम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनैक ब्लॉकर्स दे देंगे। और ये जो इनैक चैनल्स हैं, इनको एल्डोस्टेरॉन जो है वो प्रमोट करता है इसकी फॉर्मेशन को। यू कैन सी ओवर हियर, इनैक इसने अपने वो बनाए और यहाँ अपनी प्रोटीन्स बनाई, वो क्या करेंगी, वो प्रमोट करेंगी इस सोडियम चैनल को। इसके फर्दर यूजेस हम बाद में जब हम एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकर्स पढ़ेंगे स्पेसिफिकली तब करेंगे, लेकिन इनैक के रिलेशन में ये है कि एल्डोस्टेरॉन प्रमोट करता है इनैक के चैनल्स की सिंथेसिस को। तो ये वाला जो लिडल सिंड्रोम में इनैक के चैनल्स की हाइपर एक्टिविटी हो रही है, ये उसकी वजह से नहीं हो रही है, एल्डोस्टेरॉन की वजह से। ये नहीं है कि एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से हो रही है, ये एल्डोस्टेरॉन इंडिपेंडेंट ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है इनैक का। इट इज़ MR इंडिपेंडेंट। MR इंडिपेंडेंट मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड इंडिपेंडेंट ओवर एक्सप्रेशन ऑफ इनैक चैनल। ओके, द सेकेंड वन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। कैसे हेल्पफुल है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में, बाय इम्प्रूविंग म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। इनैक चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को नहीं होने देते। तो अगर इनहिबिट करेंगे हम लोग सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को, तो सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूमन में रह जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अब किडनी की बात नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं बात यहाँ पे एयरवेज की। तो ये जो सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल है, वहाँ पे सोडियम की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो जब यहाँ पे सोडियम की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कहाँ पे, ऑन द सर्फेस ऑफ एयरवे एपिथेलियल सेल्स, तो सोडियम के साथ साथ, अब पानी तो उसके साथ साथ ही जाता है हर जगह, तो सोडियम के साथ साथ वाटर भी वहीं पे जाएगा। तो वाटर जब ज़्यादा जाएगा, उस जगह की हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो वहाँ पे थी, वो जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं उनकी हाइड्रेशन हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो म्यूकस वहाँ पे है वो ज़्यादा ईजिली क्लियर हो जाएगा, तो उसकी क्लियरेंस इंक्रीज़ हो जाएगी जो भी म्यूकस वहाँ पे है। तो दैट इज़ म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। वही लिखा हमने, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कैसे, सोडियम ज़्यादा हो जाएगा और सोडियम के साथ वाटर वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, और वाटर क्या करेगा, क्लियरेंस को इंक्रीज़ कर देगा इन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। जो थर्ड है हमारा, दैट इज़ लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब जो लिथियम है वो क्या है, बहुत ही सिमिलर है सोडियम के। हमें पता है लिथियम सोडियम के अंडर ही आता है पीरियोडिक टेबल में। तो लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। तो क्या होता है कि जो लिथियम है उसने भी उसी चैनल से अंदर जाना है जिससे सोडियम जा रहा है, तो दैट चैनल इज़ इनैक। अब क्या होता है कि जब सोडियम एंट्री नहीं ले पाता, लिथियम ले लेता है सोडियम की जगह, तो लिथियम का एक प्रॉपर फंक्शन है कि वो इनहिबिट करेगा ADH के फंक्शन को। ADH हमें क्या कर रहा था, ADH तो ज़्यादा पानी निकलने से यूरिन के थ्रू रोक रहा था, लेकिन अब ADH को वो लिथियम ने इनहिबिट कर दिया, तो अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड निकलेगा। तो दैट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में हमें चाहिए कि लिथियम एंट्री ना ले पाए। तो लिथियम कैसे एंट्री ना ले पाए, अगर हम लोग वो चैनल ही ब्लॉक कर दें, तो ना सोडियम जाएगा ना लिथियम जाएगा, तो हमने ये चैनल को ही ब्लॉक कर दिया। लिथियम अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एंट्री ले ही नहीं पाएगा और ADH को इनहिबिट ही नहीं कर पाएगा। अब हम लोग टॉक्सिसिटी पढ़ लेते हैं, यूजेस पढ़ लिए। तो पहला टॉक्सिक आता है हमारा हाइपरकैलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये दोनों हम लोग साथ में देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम आया और यहाँ से एंट्री लेना चाहा। जब एंट्री ये ले रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अब वो अट्रैक्ट करेगा कैटायंस को, तो पोटेशियम और प्रोटॉन्स जो हैं वो सोडियम की एंट्री की वजह से बाहर निकल गए। लेकिन अब अगर जब ये चैनल ही ब्लॉक है, सोडियम अंदर गया ही नहीं, तो पोटेशियम को ज़रूरत ही नहीं बाहर आने की, तो पोटेशियम और प्रोटॉन्स जो हैं वो अंदर ही रहेंगे। तो प्रोटॉन और पोटेशियम जो है वो ल्यूमेन के अंदर नहीं जाएंगे, तो उनका लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। पोटेशियम का इंक्रीज़ होगा तो दैट विल कॉज हाइपरकैलीमिया, प्रोटॉन का इंक्रीज़ होगा तो दैट विल कॉज एसिडोसिस। यही हमने लिखा है कि हाइपरकैलीमिया हो गया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। थर्ड इज़ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं,
वो स्पेसिफिकली ट्राइएम्ट्रीन की वजह से बनते हैं, अमाइलोराइड की वजह से नहीं। क्यों? क्योंकि ट्राइएम्ट्रीन जो है वो इतनी सॉल्युबल नहीं होती और वो प्रेसिपिटेट कर सकते हैं यूरिन में, और प्रेसिपिटेट कोई चीज़ करेगी तो वो ऑब्वियसली स्टोन्स बनाएगी। और ये जो हाइपरकैलेमिया हो रहा है, इसका जो रिस्क है वो और भी इंक्रीज़ होता है जब रीनल फेलियर होता है। क्यों? क्योंकि रीनल फेलियर में ऑलरेडी जो किडनी है वो पोटाशियम सिक्रीट नहीं कर पा रही। तो अगर इस केस में हम लोगों ने ये दे दिया, हमने ट्राइएम्ट्रीन या अमाइलोराइड दे दिया, तो उस केस में तो और पोटाशियम वो स्टोर करेगी, तो अब हाइपरकैलेमिया और बढ़ जाएगा। तो हम रीनल फेलियर के केसेस में ये दवाई नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया, स्पेशली जब सिरहोटिक होता है। सिरहोटिक का मतलब क्या है कि उसमें लिवर में प्रॉब्लम आई है, और लिवर हमें पता है कि जो फॉलिक एसिड है ना उसकी एक्टिवेशन करता है। जो फॉलिक एसिड है उसकी एक्टिवेशन कौन करता है? लिवर। लेकिन अगर सिरहोसिस हुई है, दैट इज़ कि जब लिवर काम नहीं कर रहा, तब एक तो फॉलिक एसिड की ऑलरेडी डेफिशिएंसी चल रही है, उस केस में हमने ट्राइएम्ट्रीन दे दिया जो कि खुद एक वीक फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। वीक है लेकिन फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, तो फिर वो क्या कॉज कर देगा? मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। व्हाट इट विल कॉज? मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। ओके, नेक्स्ट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये दोनों ही, अमाइलोराइड और ट्राइएम्ट्रीन, दोनों ही ये वाली एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। अब ये जो ट्राइएम्ट्रीन है और ये जो अमाइलोराइड है, ये हमारी बॉडी में कैसे ट्रैवल करते हैं कि ट्राइएम्ट्रीन ने सबसे पहले एक्टिव मेटाबोलाइट बनाना है, वो एक्टिव मेटाबोलाइट फिर यूरिन के थ्रू चला जाएगा। लेकिन अमाइलोराइड क्या है, वो जैसे आया है उसने वैसे ही चले जाना है, उसने कोई अपनी एक्टिवेशन नहीं करवानी। जिस तरीके से वो आया था उसी तरह इंटैक्ट ड्रग में की फॉर्म में ही उसने किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाना है। ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में ENaC ब्लॉकर स्पेसिफिकली। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।